इस वीडियो में बात होगी आजकल के दिनों में पाकिस्तान में फैल जाने वाली स्मोक के हवाले से। अब सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि स्मोक दरअसल है क्या। अब स्मोक दरअसल धुआं और जो फोग सर्दियों में आती है, इसके कम्बिनेशन का नाम है। बनने की वजह इसको समझना बेहद ज़रूरी है, तभी इस पे काबू पाया जा सकता है। स्मोक अक्टूबर के स्टार्ट से लेकर जनवरी के एंड तक रहती है। इन दिनों किसान नई फसल उगाने से पहले ज़मीन पे जो बखिए जात होते हैं उनको आग लगाते हैं। उनका जो धुआं होता है वो फिजा में शामिल हो जाता है, क्योंकि इन दिनों साथ फोग पड़ रही होती है सर्दियों के दिनों में। तो जब ये आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो ये स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इसके अलावा जो इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है ईंटों की भट्ठी में से निकलने वाला धुआं। वो भी हवा में जाके, एयर में जाके सस्पेंड हो जाता है। जो फोग होती है उसके साथ वो भी कंबाइन होने लग जाता है। अब इनके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ अक़साम की टॉक्सिक गैसेज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब इनके साथ जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स का धुआं होता है वो भी शामिल होने लग जाता है। तो जितने भी इस तरह के एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से एक खतरनाक किस्म का इन्वायरमेंट बन जाता है और ये सब मिलकर स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब ये इंसानी जिंदगी के साथ साथ जितने भी जानदार हैं सबके लिए ये टॉक्सिक है, सबको ये नुकसान पहुंचा रही होती है। इससे बचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी आंखें मुतासर होंगी, आंखों में ज़्यादा चुभन रहेगी, आंखों में सोजिश हो जाएगी, आंखें सुर्ख हो जाएंगी, आंखों में से पानी आना शुरू हो जाएगा, वाटर डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से आपकी नज़र भी मुतासर हो सकती है। ये पोल्यूशन छाती को भी बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा होता है। जैसे जैसे ये पोल्यूटेंट एयर आप अपनी बॉडी में दाखिल करेंगे, इसको इनहेल करेंगे, इस एनवायरनमेंट में जब आप सांस लेंगे तो सबसे पहले आपका नाक मुतासर होगा। जो नाक का अंदरूनी हिस्सा होगा इसकी वजह से वो सोजिश का शिकार हो जाएगा, वहाँ पे जख्म बनने लग जाएंगे, आपके नाक में से पानी आने लग जाएगा, छींकें आना शुरू हो जाएंगी, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद गले को भी ये मुतासर कर रहा होता है और एट द एंड इससे छाती भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही होती है। इसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, फेफड़े इसकी वजह से सोजिश का शिकार हो जाएंगे, ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाने की जो कैपेसिटी होगी इनकी वो मुतासर होने लग जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। की वजह से वैसे तो हर एज ग्रुप इफेक्ट हो रहा होता है, लेकिन बड़ी तादाद बच्चों की और बुजुर्गों की है, क्योंकि बच्चों के अंदर इम्यून सिस्टम इस हद तक डेवलप नहीं हुआ होता कि इस तरह के जो इफेक्ट्स आ रहे होते हैं बॉडी पे उनको वो अच्छे से टैकल कर सके। फेफड़ों के अंदर भी अभी नशोनुमा जारी होती है, एक सर्टन लेवल तक अभी नहीं पहुंचे होते, उनके अंदर फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत अडल्ट शख्स की निस्बत कम होती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रहे होते हैं। ओल्ड पेशेंट है, जो बुजुर्ग तबका है, उनके अंदर डिफरेंट किस्म की डिजीजेस के लोग शिकार होते हैं, हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं, डायबिटीज का शिकार होते हैं, तो वो इसकी वजह से ज्यादा मुतासर हो रहे होते हैं। अगर कोई पेशेंट एस्थमा का शिकार है, सीओपीडी का शिकार है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का शिकार है, तो वो इसकी वजह से ज्यादा मुतासर होगा। आम शख्स की निस्बत इन लोगों के अंदर इलामात ज्यादा शिद्दत भी इख्तियार कर सकती हैं। अगर कुछ लोग एलर्जिक हैं डिफरेंट किस्म के पोल्यूशन की वजह से, तो वो भी एट रिस्क है कि स्मोक उनको ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। तो ऐसे पेशेंट जो पहले किसी डिजीज का शिकार हैं, तो वो इन दिनों किसी किस्म का अपने ट्रीटमेंट के अंदर अपनी तरफ से कोई तब्दीली ना करें। जिस फिजिशियन के साथ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था उससे वो जरूर कंसल्ट करें और जो इलामात उनके अंदर अपीयर हुई हैं उसके हवाले से वो जरूर डिस्कस करें। ऐसे पेशेंट अगर जो इनहेलर यूज कर रहे थे तो वो अपने पास रखें, क्योंकि इस तरह की इलामात आए तो वो शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं, तो वो बर वक्त अपनी मेडिसिन को यूज करें ताकि मजीद प्रॉब्लम से वो बच सकें। अगर बर वक्त ट्रीटमेंट स्टार्ट ना किया जाए तो एस्थमा का जो अटैक है वो ज्यादा हो सकता है, एक्सर्बेशन हो सकती है एस्थमा की, सीओपीडी की। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो भी ज्यादा रिस्क का शिकार हैं, तो उन पे ज्यादा इफेक्ट आते हैं, बच्चा भी इसकी वजह से ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। ये देखा गया है कि इस तरह के बच्चों के अंदर पैदाइश के बाद एस्थमा और इस तरह का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के चांसेस ज्यादा हैं। इससे बचाव बेहद आसान है। इन दिनों आप अपने कमरों के खिड़कियां दरवाजे बंद रखें, गैर जरूरी तौर पे आप बाहर ना निकलें। अगर बाहर जाना है तो आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, मास्क का यूज करें, और जो N95 मास्क है वो ज्यादा सिक्योर रखेगा एक पर्सन को। अगर वो इस एनवायरनमेंट में जा रहा है तो उस मास्क को वो वियर करे
उसके पहनने को वो यकीनी बनाए। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, नाक को साफ रखा जाए। अगर स्मोक से एक्सपोज हो भी गए हैं तो वो नाक को अच्छे तरीके से धोए ताकि जो पार्टिकल्स दाखिल हो रहे थे वो बॉडी से निकल जाएं। इसके अलावा डाइट पे भी खासी तवज्जो देनी चाहिए। ऐसी डाइट को आप इस्तेमाल करें जो आपके इम्यून सिस्टम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाए। विटामिन रिच डाइट यूज़ करें, सिट्रस फ्रूट्स का यूज़ करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कैबेज, ब्रोकली, इस तरह के जो आइटम्स हैं उनका आप इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो उस फूड का इंटेक बढ़ा दें जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर दें, एग्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। प्रोटीनिशियस डाइट को आप अपने रूटीन का हिस्सा बना लें। कीटोजेनिक डाइट के ऑप्शन को आप ज़रूर कंसिडर करें। ऐसी डाइट से आप इज्तनाब करें जो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बन रही थी। आप कम्प्लेक्स कार्ब्स को ऐड करें और सिंपल कार्ब से आप अवॉइड करें। एक्सरसाइज की हैबिट बनाएं ताकि बॉडी में ब्लड फ्लो बेहतर हो सके, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सके।